हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे विच कैन बी अ प्रॉक्सी फॉर द डेटा सेंटर केपेक्स इन इंडिया। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेटा सेंटर्स है इनका जो अडॉप्शन है बढ़ते जा रहा है। एंड साथ साथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स अभी सेटअप होने हैं। माने नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में ये इंडस्ट्री कुछ 35-40% के जो CAGR है उससे भी ज़्यादा तेज से ग्रो कर सकती है। बट स्टॉक एनालिसिस की बात करने से पहले मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जब भी हम SOIC वीडियोस बनाते हैं तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के ये वीडियोस देखनी चाहिए। इस डिस्कशन का क्या नाम है कि एट द एंड चाहे आप जो भी तरीके की स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, चाहे आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, चाहे आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, चाहे आप कैन-स्लिम अप्रोच यूज करते हैं, चारों अप्रोचेस का क्या मतलब है कि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। माने रिस्क रिवॉर्ड का क्या मतलब कि एक प्राइस पॉइंट पे या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम सपोज करते हैं किसी कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में उस कंपनी के बिजनेस में रिस्क एंड रिवॉर्ड उस स्टॉक का डिफरेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपके साथ सारेगामा की बात करूँ तो सारेगामा जब 800 रुपये का था या फिर 800 या 900 का था, या तो जब SOIC की वीडियो भी आई थी 2000 या 2100 पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ फेवर था। ऐसा क्यों था? क्योंकि कंपनी के अंदर जो थीसिस थी काफ़ी इंटैक्ट थी एंड साथ साथ जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी इन फेवर थी। रिस्क उस टाइम पे भी सेम थे, बट होता क्या है कि डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स में या डिफरेंट वैल्यूएशन पे रिस्क रिवॉर्ड भी मूव करते रहते हैं। अगर आज मैं सारेगामा की बात करूं तो शायद से रिस्क रिवॉर्ड अब उतना फेवरेबल नहीं है जितना पहले फेवरेबल था। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए स्टॉक्स के बारे में। जब भी आप कोई वीडियो भी देखते हैं SOIC की, जैसे अगर किसी ने यहाँ पे दीपक नाइट्राइट की वीडियो देखी हो, तो जब दीपक नाइट्राइट की वीडियो आई थी तब स्टॉक वॉज एट 600 रुपीज। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क रिवॉर्ड माने बिजनेस तो सेम ही है, बट जो रिवॉर्ड है आपके फेवर में, क्योंकि वैल्यूएशन आपको कंफर्ट दे रही है और डिफेंस दे रही है, एंड जो आपकी थीसिस बन रही है वो आपको ग्रोथ दे रही है। सिमिलरली अगर दीपक नाइट्राइट के अलावा मैं APL अपोलो की बात करूं तो उस टाइम पे भी रिस्क रिवॉर्ड वाज इन फेवर एंड जनरली मार्केट की कंडीशंस ऐसी थी। तो हमेशा एक बिजनेस की बात करें या स्टॉक की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा इवॉल्व होते रहता है। इट इज नॉट अ स्टैटिक पिक्चर। रिस्क रिवॉर्ड भी अपने आप में इवॉल्व करता है। तो जब भी आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि हम थीसिस पॉइंटर्स एंड एंटी थीसिस पॉइंटर्स दोनों की बात करते हैं। एंड अगर आप थीसिस पॉइंटर्स एंड एंटी थीसिस पॉइंटर्स की इन टर्म्स ऑफ अगर आप सोचते हैं थ्रू द हैट ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट, तो थीसिस और एंटी थीसिस पॉइंटर कुछ नहीं है। तो जो थीसिस है एंड बिजनेस की जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है एंड जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो मेरे को बताती है कि रिवॉर्ड क्या आएगा। वेराज जो रिस्क है एंड कंपनी की जो वैल्यूएशन अगेन है वो मेरे को बताएगी कि रिस्क है। सो दिस इज द रिस्क एंड रिवॉर्ड, और इसी को हम कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड का तेराजू, या जो रिस्क एंड रिवॉर्ड की जो वेइंग मशीन है उसी को हम यही कहते हैं कि अगर आपका रिवॉर्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर रिस्क देन यू एंड अप बाइंग द स्टॉक। बट सेम स्टॉक शायद से 4-5 महीने बाद अगर ओवर वैल्यूएशन हो जाए तो उस टाइम पे थोड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो भी न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए रिस्क आउटवेज द रिवॉर्ड, क्योंकि थोड़ा सा भी एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम हुआ कंपनी के तो उस टाइम पे स्टॉक में करेक्शन आ जाती है। पर उस स्टॉक को आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। तो जब भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं आपको थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंट्स तक जरूर रहना चाहिए। इसके साथ हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कमिंस इंडिया का। एंड कमिंस इंडिया इज द प्रॉक्सी फॉर डेटा सेंटर केपेक्स इन इंडिया। तो पहले हम बात करते हैं डेटा सेंटर्स की। डेटा सेंटर्स की नीड क्या है? इंडिया की जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री है पहले ऑलमोस्ट 15% के CAGR पे ग्रो करी थी, बट अब ऑलमोस्ट 25 to 30% CAGR पे ग्रो कर रही है। तो माने इंडिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ डेटा सेंटर है वो 360 मेगावाट से ऑलमोस्ट 1200 मेगावाट्स की हो जाएगी विद इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। एंड इसके ड्राइविंग ट्रेंड्स क्या है? फर्स्ट ड्राइविंग ट्रेंड इज द डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में क्या कि जो लोकल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे अगर हम Amazon या रिलायंस की बात करते हैं तो ये लोग जो लोकल प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। एंड साथ साथ क्या हो रहा है कि वर्ल्ड इज मूविंग टू क्लाउड, एंड उसके साथ साथ इंडिया में डेटा का कंजम्पशन एंड डेटा का स्टोरेज ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ एक और की ट्रेंड क्या है जिसकी वजह से जो डेटा सेंटर्स है इनकी यूसेज बहुत बढ़ रही है, दैट इज डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स का क्या मतलब है? डेटा इज द न्यू गोल्ड, राइट? और डेटा इज ऑल्सो नोन एज द न्यू ऑयल। ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर किसी का पर्सनल डेटा है, सपोज करते हैं कोई फॉरेन कंपनी है, वो अपना आपको वो सेल करती है डिवाइस, एंड आप उस डिवाइस को यूज करते हैं, पर आपका जो डेटा है वो इंडिया में नहीं स्टोर हो रहा, वो किसी फॉरेन लैंड में स्टोर हो रहा है। तो पोटेंशियली आपका डेटा एज एन इंडियन सिटीजन आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है।
सिमिलर चीज़ आरबीआई ने एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने रियलाइज़ करी, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स है उनको इशू करा कि डेटा शुड बी लोकलाइज्ड। तो सेकंड की ट्रेंड फॉर ड्राइविंग डेटा सेंटर केपेक्स जो मेजर ट्रेंड है दैट इज डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स, कि कंट्री का डेटा कंट्री में ही रहना चाहिए। एंड एक्चुअली मैं इसका बहुत सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि डेटा का मिसयूज़ करना आज के डे एंड एज में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसके बाद अगर हम चेक करते हैं कि इंडिया के अंदर कहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो मेजरली जो डेटा सेंटर्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मुंबई के अंदर है, एंड जो मेट्रो सिटीज़ है बाकी उनके अंदर है। यहाँ पे जो डेटा सेंटर्स भी हैं, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। एक तो ऑन प्रेमाइस, ये कि कंपनी अपने प्रेमाइस पे जो डेटा स्टोर करना चाहती है। सेकंड है को लोकेशन, माने डिफरेंट कंपनीज मिलके वहाँ पे जो कॉस्ट होते हैं सेव हो जाता है, माने डिफरेंट कंपनीज मिलके जो रैक्स है उनको हायर करती है। फाइनल टाइप ऑफ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जब हम गूगल क्लाउड यूज करते हैं या फिर हम गूगल क्लाउड पे कोई भी स्टोरेज कर रहे हैं, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो जितने भी हाइपर स्केलर्स है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल है, अगर हम गूगल का एग्जांपल है, अगर हम अमेजॉन का एग्जांपल है, तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाइपर स्केलर्स। एंड इन सारी कंपनीज के वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक वो भी देख सकते हैं डेटा सेंटर कि कितना बड़ा है साइज में, एंड यहाँ पे कितनी ज्यादा स्टोरेज होती होगी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल क्या है कि ये एक बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो पावर जनरेशन है या फिर यहाँ पे जो भी पावर का सोर्स है बार बार कट ऑफ नहीं हो सकता। तो आपको सिस्टम के अंदर फीडबैक या फिर सिस्टम के अंदर कोई आपको वो ऐसे वो चीज़ बिल्ड करनी पड़ती है कि अगर सपोज करते हैं कि वहाँ पे इस जगह के अंदर पावर कट हो गया, तो आपका जो डेटा सेंटर है वहाँ पे अगर पावर नहीं आ रही, तो उसी टाइम पे जो पावर बैकअप के लिए जनरेटर्स हैं वो होने बहुत ज़रूरी है। यहीं पर रोल आता है कमिंस इंडिया का, एंड कमिंस इंडिया इस वजह से काफ़ी फास्ट ग्रो कर सकती है। अब एक बार हम कमिंस इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं एंड इनके जो डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं इनकी बात करते हैं। कमिंस इंडिया एक्चुअली कमिंस जो एमएनसी है उसका पार्ट है, एंड कमिंस एमएनसी ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। तो 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनियां ढूंढना मुश्किल होता है, बट दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज विच हैज सर्वाइव्ड फॉर मोर देन 100 ईयर्स। कमिंस इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिया के अंदर 1962 में सेटअप हुई थी बाय द नेम ऑफ किर्लोस्कर कमिंस। तो जो किर्लोस्कर ऑयल इंजन है उनके साथ जॉइंट वेंचर था कमिंस कंपनी का, जब हम एमएनसी की बात कर रहे हैं। तो इस कंपनी का ऑपरेशन पुणे में स्टार्ट हुआ एंड पार्टनरशिप 1997 तक अच्छा ही कर रही थी। फिर कमिंस जो एमएनसी है उसने अपना स्टेक 51% बढ़ा लिया एंड द कंपनी वाज बीइंग ट्रेडेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कमिंस इंडिया, एंड जो किर्लोस्कर ऑयल इंजन है उनके साथ इनका जो जेवी था वो भी ब्रेक हो गया। तो ये तो कंपनी की हिस्ट्री की बात थी। अब एक बार हम कंपनी की एक चीज़ ये जान लेते हैं कि इसकी जो पेरेंट एज है दैट इज एमएनसी, माने ये मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इस कंपनी के 3 सेंटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक सेंटर इनका चाइना में, सेकंड इनका इंडिया में, एंड मेन सेंटर इनका यूएसए में। तो माने इंडिया चाइना के अंदर सेंटर होना आज क्या मतलब है कि एमएनसीज आजकल क्या कर रही हैं, क्योंकि हम आउटसोर्सिंग का ट्रेंड देखते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड देखते हैं। इंडिया के अंदर आप ये बहुत देखेंगे, हनीवेल ऑटोमेशन जैसी कंपनी ने इंडिया को एज अ लो कॉस्ट एक्सपोर्ट हब यूज करा। आरएचआई मैग्नेसीटा जैसी कंपनी जो रिफ्रैक्टरीज यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाली है, इंडिया के अंदर अगेन क्या होएगा कि जब हम आरएचआई की बात करते हैं, अगेन इट इज़ एन एमएनसी जो इंडिया को एज अ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब यूज़ करेगी। सिमिलरली जब हम इस कंपनी की बात करते हैं कमिंस की, तो कमिंस इंडिया भी एक्चुअली एज अ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब यूज़ हो सकती है जब वर्ल्ड के अंदर डिमांड रिवाइव होती है। तो एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ट्रेंड है। अगर हम इनके 3 बिजनेस डिविजन देखते हैं, तो फर्स्ट इनका बिजनेस डिवीजन है इंडस्ट्रियल का, जो आज 23% ऑफ रेवेन्यू है। सेकेंड इनका जो बिजनेस डिवीजन है उसका नाम है पावर जनरेशन, जो आज 32% ऑफ रेवेन्यू है। थर्ड की इनका बिजनेस सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो 45% ऑफ द रेवेन्यू है। एंड अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं कमिंस इंडिया का, तो 68% जो डोमेस्टिक मार्केट है पहले 2011 में वहाँ से था, बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 73% डोमेस्टिक मार्केट से। एक्सपोर्ट आज गिर के बिजनेस का 25% हो गए, एंड एक्सपोर्ट एक टाइम पे 39% के आसपास का था। तो एक बार इसके जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उनकी बात करते हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट पे हम ये भी देखते हैं कि कमिंस इंडिया कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनका एंड यूसेज क्या है। तो पहले जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उससे बात स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में कौन कौन सी कंपनीज को केटर करता है, कौन कौन से सब सेक्टर्स को केटर करता है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कमिंस इंडिया इंडियन रेलवेज को जो ट्रेन के इंजन है वो प्रोवाइड करती है, यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक इंजन है एंड साथ साथ जो डीजल इंजन है दोनों प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे अगर हम इनका और भी देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर ही, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन बनाते हैं। एंड इंडियन रेलवे का इस टाइम पे एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उसके अंदर भी कमिंस इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है।
सेकेंड यहाँ पे जो की यूसेज है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, दैट इज माइनिंग। माइनिंग के अंदर जो डंप ट्रक्स होते हैं, तो डंप ट्रक्स का जो इंजन है वो भी कमिंस इंडिया बनाती है। तुम्हारे डीजल जनरेटर के अलावा, जिसमें ऑलरेडी कमिंस इंडिया मार्केट लीडर है, साथ साथ जो इंजन का काम है वो भी करती है कमिंस इंडिया। थर्ड, अगर हम की सेगमेंट देखते हैं विद इन दी इंडस्ट्रियल यूनिट, तो दैट इज ऑफ मरीन एंड डिफेंस। तो मरीन एंड डिफेंस के लिए माने जो इंडिया की सबमरीन्स भी है, उनमें भी जो जेन सेट्स है दैट इज गिवन बाय कमिंस इंडिया। माने बहुत ज्यादा हाई एंट्री बैरियर है, क्योंकि सबमरीन में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट फेल हो गया तो देन इट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम। तो कमिंस इंडिया का ये भी एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। फोर्थ की पार्ट ऑफ द बिजनेस इनका क्या है, दैट इज बेसिकली फायर पंप। तो फायर पंप क्या होता है कि जो भी सपोज करते हैं किसी जगह आग लग जाती है, एंड अगर जो फायर पंप है वाटर का जो प्रेशर कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय फायर पंप, कि जब आप आग को बुझा रहे हैं। तो कमिंस इंडिया ये भी मैन्युफैक्चर करती है अंडर द इंडस्ट्रियल यूनिट। फिफ्थ की सेगमेंट देखते हैं हम इसके अंदर, दैट इज फॉर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। तो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी इनका इंजन्स का सप्लाई है, एंड साथ साथ जो कंप्रेसर्स है, कंप्रेसर्स के अंदर इनका बहुत बड़ा सप्लाई है। माने जो जितनी भी एमएनसीज है, लाइक अगर हम हिटाची की बात करें तो उनको भी ये कंप्रेसर सप्लाई करते हैं। तो ये तो इंडस्ट्रियल यूनिट की बात थी, एंड आप साथ साथ इन वीडियोस में ये भी देख गएंगे कि कमिंस इंडिया के प्रोडक्ट्स कैसे। सेकेंड इनका जो की बिजनेस यूनिट आता है, दैट इज ऑफ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन क्या, आपने और मेरे घर पे, अगर आपके घर पे कमिंस इंडिया का जनरेटर लगा हुआ है, देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पावर जनरेशन, कि आप पावर को जनरेट कर रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड की बिजनेस यूनिट। एंड पावर जनरेशन में जब हम रेवेन्यू का स्प्लिट देखते हैं, तो 26% इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग से, फिर 23% रेवेन्यू इनका कमर्शियल से आता है, 19% रेवेन्यू इनका रेसिडेंशियल से आता है, माने अगर जो आपके और मेरे घर पे लगा हुआ है, 12.8% टेलीकॉम से आता है, जितने भी टेलीकॉम टावर्स हैं या जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट है उससे। 10.5% हेल्थ केयर एंड फार्मा से आते हैं। हेल्थ केयर एंड फार्मा से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि सपोज करते हैं कि अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करते हैं, एंड हॉस्पिटल के अंदर अगर पावर जनरेशन सोर्स नहीं है, तो देन पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होएगा शायद से। तो इस वजह से हेल्थ केयर एंड फार्मा भी काफ़ी बड़ा डिवीजन है, एंड जो रिमेनिंग है जो अदर सेगमेंट है उससे आता है। तो ये तो पावर जनरेशन बिजनेस है। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कमिंस इंडिया का मार्केट शेयर कितना आज। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कमिंस इंडिया का 35.2% मार्केट शेयर है। 22.4% मार्केट शेयर जो किर्लोस्कर ऑयल इंजन है इनका है। तो माने विद इन 3 प्लेयर्स इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 60 to 65% मार्केट शेयर इन 3 प्लेयर्स का ही है। एंड पावर जनरेशन के अंदर जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, वो भी इसी सेगमेंट का पार्ट है। इस सेगमेंट के अंदर यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा सकता हूँ कि हैदराबाद में रिसेंटली एक जो डेटा सेंटर है सेटअप हुआ है, वहाँ पे जो कमिंस इंडिया के ही जो जनरेटर्स हैं वो यूज़ हुए हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो माने कमिंस इंडिया का ये जो बिजनेस है, ये काफ़ी जो क्रिटिकल एलिमेंट है उसके लिए। कमिंस इंडिया का इस सेगमेंट में क्या एडवांटेज है, दैट इज लिंक टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। कि अगर आपके घर पे जनरेटर लगा हुआ है, अगर उसके अंदर पार्ट्स खराब हो रहे हैं, सपोज करते हैं आपका जनरेटर इज बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, या सपोज करते हैं आपका जनरेटर इज बीइंग यूज्ड इन अ फैक्ट्री, तो आपको पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा ईजी चाहिए। तो कमिंस इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि यहाँ पे जो पार्ट्स हैं इनके जनरेटर्स के, दे आर बीन लोकलाइज्ड। कुछ इनके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे 20% पार्ट सिर्फ लोकलाइज थे, आज की डेट में ऑलमोस्ट 85 to 90% पार्ट्स आर लोकलाइज्ड। तो जनरेटर्स के काम में ये एक बहुत बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, क्योंकि स्पेशली जब हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वालिफाई होना ही ऑर्डर के लिए काफ़ी मुश्किल है। एंड सेकेंड, एक क्राइटेरिया क्या रहता है क्वालिफिकेशन का, कि आपके पार्ट शुड बी लोकलाइज्ड, माने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर इंपोर्ट है, अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर, और साथ साथ जो जनरेटर है, तो एक सेकंड की प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपके पास जो जनरेटर को सर्विस करने के भी लोग नहीं है, जनरेटर के पार्ट्स की कमी रहती है पूरे टाइम, देन दैट कैन लीड टू अ क्रिटिकल फेलियर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज टाइप बन जाता है, विच इज लिंक टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। जब हम कमिंस इंडिया के थर्ड बिजनेस की बात करते हैं, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, तो यहाँ पे आज कमिंस इंडिया के पास ऑलमोस्ट 450 सर्विस पॉइंट्स है, 5,25,000 इंजन ऑन द फील्ड है, एंड साथ ऑलमोस्ट मोर देन 2 लाख कस्टमर्स है अक्रॉस वेरियस मार्केट्स। एंड कंपनी के पास मोर देन 3,500 कंपनी ट्रेंड इंजीनियर्स हैं, एंड मोर देन 120 डीलरशिप्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इट इज ऑल अबाउट ओपेक्स, माने एक बार जनरेटर लग गया आपका तो दैट इज केपेक्स, कि मैंने केपेक्स कर दिया, अपनी फैक्ट्री में जनरेटर लगा लिया।
फिर मेरे को काफ़ी सालों के लिए उस पर ओपेक्स करना पड़ेगा, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। कभी कुछ पार्ट खराब हो रहे हैं, कभी किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को जनरेटर की सर्विसिंग करानी पड़ेगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है दैट इज ऑल अबाउट दिस। एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हायर मार्जिन बिजनेस भी है, क्योंकि अगर हम लिफ्ट्स की भी बात करते हैं, अगर हम ओटीज जैसी कंपनी की बात करेंगे तो ओटीज जैसी कंपनी में भी जब वो लिफ्ट सेल करते हैं तब बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, पर लिफ्ट की जो मेंटेनेंस एंड जो सर्विस होती है सारा का सारा मार्जिन ही उसके अंदर होता है। तो दीज आर द थ्री बिजनेस सेगमेंट्स। लास्ट बिजनेस सेगमेंट क्या है? एक्सपोर्ट्स का, कि इंडिया से जो इनकी बाहर की जो सब्सिडरीज है उसको इंडिया से एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि इंडिया में लो कॉस्ट एडवांटेज रहती है। सो दीज आर द बिजनेस सेगमेंट्स। अब एक बार हम कमिंस इंडिया की कंपेटिटिव एडवांटेज एंड थीसिस की बात करते हैं। फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर की बात करते हैं कमिंस इंडिया में, या कमिंस इंडिया फ्यूचर की तरफ कैसे वर्क कर रही है। तो रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट हाइड्रोजन कंपनी थी उसको अक्वायर करा, एंड हाइड्रोजन को अक्वायर करने के बाद सो दे हैव बिल्ड देयर एक्सपर्टीज इन बेसिकली फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हम जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो ट्रेन्स इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट ट्रेन लगाई है विच इज़ बेस्ड ऑन इंटायरली फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, एंड जो आपको बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज वाटर। तो यहाँ पे इनको एक कॉन्ट्रैक्ट जो बसेज है उनका भी मिला था। तो बेसिकली इंजन बनाते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का, जो फ्यूल सेल एक्चुअली जैसे वेबसाइट पे इंजन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनको जो एक जो बसेस का फ्लीट है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एंड जब एक्चुअली में बस चलती है, जब इसके अंदर क्या डलता है? हाइड्रोजन। एंड इसका जो रेसिड्यू है वो क्या रहता है? अगर नॉर्मल कार में देखेंगे तो रेसिड्यू क्या रहता है? दैट इज स्मोक, राइट, या फिर जो भी नॉक्स निकलता है। पर यहाँ पे जैसा हम इस वीडियो में देख सकते हैं रेसिड्यू में क्या निकल रहा है? पानी, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन यूज हो रही है। तो ये जो पूरा इंजन है ये कमिंस इंडिया सप्लाई करता है। ये जो पूरा इंजन है इसकी टेक्नोलॉजी कमिंस के पास है, एंड कमिंस ने इसको लेके कंपनी को अक्वायर भी करा था। सेकेंडली क्या है, जब हम कमिंस इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि जितना भी R&D होता है ग्लोबली, कमिंस ऑलमोस्ट $900 मिलियन का R&D करता है, माने $1 बिलियन के आसपास का, 7,500 करोड़ का। तो जो इंडियन कमिंस है उसको ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि बाकी इंडियन कंपनी 7-8 हज़ार करोड़ के R&D नहीं कर सकती, राइट। तो इंडियन कंपनी को ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज रहती है। थर्ड की यहाँ पे मोड क्या रहता है? दैट इज ऑफ लिंडी इफेक्ट। लिंडी इफेक्ट क्या कि ये बिजनेस इतने सालों से सर्वाइव करे, तो मैं ऐसे बिजनेसेस को जरूर देखता हूँ कि जो बहुत सालों से सर्वाइव कर रहे हो। तो एक जो सर्वाइवल का एडवांटेज है, इट इज नॉट अ मोट बट दैट जस्ट टेल्स यू कि बिजनेस का जो रेलेवेंस है सोसाइटी में आज भी है। फोर्थ की यहाँ पे थीसिस पॉइंटर, यहाँ पे क्या एडवांटेज हो सकता है कि आज कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है। जब हम नंबर्स में बात करते हैं तो आज कमिंस इंडिया की, जैसे हम यहाँ चार्ट में सेल्स एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख सकते हैं। तो सिक्लिकल बिजनेसेस में क्या रहता है कि आपकी कैपेसिटी अगर अंडर यूटिलाइज्ड हो और अगर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है, तो जैसे हमने लॉरस की वीडियो में बात करी थी कि जब ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करती है तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने से होती है। तो नेक्स्ट 2 इयर्स में यहाँ पे इनको केपेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ से काफी बढ़ सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द की थीसिस पॉइंटर्स फॉर कमिंस। एंड जो बाकी 2 की थीसिस पॉइंटर्स के हैं कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिशन के नॉर्म्स हैं सारे के सारे इनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, और यहाँ पे एक टेक्निकल नो हाउ भी रहती है कि बार बार अगर एमिशन के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, आप जो OEMs हैं उनके साथ काम कर करके उनके इंजन्स को बेसिकली कंप्लाइंट बना रहे हैं, तो एमिशन की नॉर्म्स की सर्टिफिकेशन लेने में भी एक नो हाउ आ जाती है, एंड आपका साथ साथ लर्निंग कर्व भी रहता है। एंड फाइनल की थीसिस पॉइंटर क्या है कि कमिंस इंडिया इज एक्चुअली अ प्ले ऑन द इंटायर रिवाइवल ऑफ केपेक्स, कि अगर इंडिया के अंदर केपेक्स रिवाइव हो गया तो इंडस्ट्रियल, अगर हम कमिंस की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल कंपनीज विल डू वेरी वेल। सो दिस वाज ऑल द थीसिस पॉइंटर्स। पर अब जैसे वीडियो की बिगनिंग में बात करी थी कि थीसिस तो है, साथ साथ एंटी थीसिस भी रहती है। यहाँ पे अगर हम एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखते हैं तो मेन एंटी थीसिस पॉइंटर के पहला की एंटी थीसिस पॉइंटर के जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, दैट इज कि इनकी एक अनलिस्टेड सब्सिडरी है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। एंड इस अनलिस्टेड सब्सिडरी में भी जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं कमिंस के वो लॉन्च होते हैं, एंड इस अनलिस्टेड सब्सिडरी का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है दैट इज डूइंग रियली वेल। मेरा जब हम कमिंस इंडिया के नॉर्मल एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये एक मेरे एंटी थीसिस पॉइंटर रहता है, क्योंकि ये आपको समझ आता है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसको इतना ज़्यादा ग्रो करने का इंटरेस्ट नहीं है मैनेजमेंट का, माने जो जब हम MNC की बात करते हैं।
एंड ये एक्चुअली MNCs के अंदर प्रॉब्लम रहती ही रहती है। अगर हम एबट इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक अनलिस्टेड कंपनी है, पता नहीं उससे प्रोडक्ट्स लॉन्चेस वहाँ से हो रहे हैं नहीं हो रहे, बट यहाँ पे तो प्रोडक्ट लॉन्चेस तो एक्चुअली अनलिस्टेड सब्सिडरी के थ्रू हो रहे थे। तो 2016 का आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इस टाइम पे स्टॉक भी 13% गिर गया था जब ऐसे हुआ था। एंड यहाँ पे मैनेजमेंट ने कोई सर्टेनिटी नहीं दी कि वो अनलिस्टेड सब्सिडरी एंड लिस्टेड सब्सिडरी को मर्ज करेंगे या नहीं करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक ये नहीं होता तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग एंटीथीसिस पॉइंटर, क्योंकि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नई टेक्नोलॉजी थ्रू अनलिस्टेड सब्सिडरी लॉन्च होती है देन दैट एंड्स अप बिकमिंग अ रिस्क। सेकेंड की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि इंडिया में जैसे जैसे पावर की जो अवेलेबिलिटी है इंप्रूव होते जाती है, तो जो पावर जनरेशन बिजनेस है उसमें रिस्क हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि देयर आर नॉर्म्स कि 2030 तक या कोई 2035 तक कहता है कि जो डीजल जनरेटर्स हैं इनका कंप्लीट फेज आउट हो जाना चाहिए। एंड एक्चुअली में जो डेटा सेंटर कंपनीज हैं ये भी बात कर रही हैं कि वी आर लुकिंग फॉर बेसिकली सॉल्यूशंस विच आर नॉन एमिटिंग इन नेचर। तो यहाँ पे एक डिस्रप्शन का भी रिस्क रह सकता है कि अगर नई टेक्नोलॉजी आई, अगर बैटरी की टेक्नोलॉजी आई या अगर फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी आई एंड कमिंस के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं हुई, देन दैट कैन लीड टू द रिस्क ऑफ डिस्रप्शन। सो दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द बिगेस्ट एंटीथीसिस पॉइंटर्स। अब मैं इसकी कंपनी की वैल्यूएशन आपके साथ बात करना चाहूंगा। तो वैल्यूएशन में अभी 33-34 की पीई है, बट ये 33-34 की पीई क्लीन नहीं है। यहाँ पे जो अदर इनकम है ऑलमोस्ट पैट का 15 to 20% है। तो पी रेशियो आपको एक्चुअली ऐसे कैलकुलेट करनी चाहिए कि जो नॉर्मल पैट है, माने अभी कंपनी का जो पैट है इसमें से आपको जो अदर इनकम है वो माइनस करके पी रेशियो कैलकुलेट करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होएगा कि आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है उसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये आपके लिए मस्ट डू होमवर्क है। मेरे को आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी पी रेशियो फिर कितनी हो जाती है। पर मैं इस कंपनी की वैल्यूएशन इससे ज़्यादा क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो यहाँ पे रिस्क है दैट आउटवेज द रिवॉर्ड। रिस्क क्या है यहाँ पे कि जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है उसके थ्रू लॉन्चेस होते नहीं। एंड और क्या यहाँ पे रिस्क है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड कैपेक्स रिवाइवल चाहिए। इवन दो डेटा सेंटर्स के केपेक्स में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, काफ़ी तेज़ी से भी ग्रोथ हो सकती है, बट दिस इज द रिस्क एंड द रिवॉर्ड। अब आपको सोचने की इस वैल्यूएशन पे आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट सेक्टर्स बारे में सीखना है एंड डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करना सीखना है, एंड स्पेशली अगर आपको रेशियो एनालिसिस सीखना है, बिकॉज SOIC की जो रेशियो एनालिसिस क्लास है दैट हैज बीन बिल्ट ऑन केस स्टडीज ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 years जो मेरी खुद की इन्वेस्टिंग जर्नी की थी। तो वहाँ पे मैंने आपके लिए ऐसी केस स्टडीज बनाई हैं जो मैंने लास्ट 4-5 years में अपनी इन्वेस्टिंग हिस्ट्री में कलेक्ट करी है। एंड इन केस स्टडीज का पर्पस क्या है, आपको एक ही चीज़ सिखाना कि कंपनीज की जब रेशियोज मूव करती हैं या कंपनी की लेवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो, जब ये सारी रेशियोज मूव करती हैं तो एक्चुअली में कंपनी या फिर स्टॉक के साथ क्या होता है। एंड एक्चुअली में आप भी कैसे थोड़ा सा फाइनेंशियल मॉडल करके या फिर आप थोड़े से जो गेस्टिमेट्स हैं आप भी कैसे ले सकते हैं कि अगर कंपनी का केपेक्स अनाउंसमेंट होता है तो आपको ये आइडिया लग सकता है कि कितना केपेक्स, कितना एसेट टर्न होएगा, माने अगर इतना कंपनी केपेक्स करिए तो कितना रेवेन्यू आ सकता है। साथ साथ आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का जो डिफरेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके ऊपर क्या आएगा। फिर डिफरेंट केस स्टडीज हमने आपके लिए रेशियो एनालिसिस क्लास बनाई है विच इज पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। इसके साथ साथ जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम पे हॉस्पिटल वेबिनार भी चल रहा है SOIC के लिए। तो एवरी मंथ वी स्ट्राइव टू डू वेबिनार्स, मतलब हम जो आस्क मी एनीथिंग सेशन है वो भी धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहे हैं। एंड साथ साथ वी आर डूइंग मल्टीपल सेक्टोरल वेबिनार्स। अभी तक हमने केमिकल वेबिनार करा है, अभी तक हमने फार्मा वेबिनार करा है, हमने बैंकिंग वेबिनार करा है, फिर हमने इंटरनेट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को भी कवर करा था लास्ट मार्च के अंदर। एंड साथ साथ हम जो हॉस्पिटल सेक्टर है इसका वेबिनार भी कर रहे हैं। इंश्योरेंस भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। एंड इसके साथ साथ वी कीप डूइंग मास्टर क्लास ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल। जैसे जो लो फ्लोट स्टॉक्स हैं रिसेंटली उन पे भी हमने मास्टर क्लास करी है। सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। तो वीडियो के कंक्लूजन में आप मेरे को ये जरूर बताइए कि आपको ये कंपनी कैसे लगी एंड आपको क्या लगता है कि क्या रिस्क इस टाइम पे रिवॉर्ड को आउटवे कर रहे हैं या क्या रिवॉर्ड इस टाइम पे रिस्क को आउटवे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद।